हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 7। आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक में उप विषय कंपनी का फैलता शासन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वर्कशीट में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य किया और फिर बंगाल के नवाब मीर कासिम को बक्सर में हराकर उसने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, मतलब वहां भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हालांकि यहाँ बक्सर की लड़ाई 1764 से आपकी बात शुरू हो रही है, तो आरंभिक काल बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। मतलब कि सारे जो रियासत थे, भारत के जो छोटे छोटे राजा थे, उन सब के दरबार में अपना एक एक प्रतिनिधि रेजिडेंट के रूप में कंपनी ने तैनात कर दिया। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। मतलब कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, राजा से इस पर विचार विमर्श करके और उससे कुछ सहायता और सुलभता, जैसे कि टैक्स में छूट वगैरह, ये सब प्राप्त करके कंपनी को आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। मतलब कि उनके रेजिडेंट भारतीय राजनीति में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाए, ये चीजें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि क्या होता है? जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। कंपनी कहती थी कि हमारे पास अत्याधुनिक सेना है, बंदूकें हैं, हम आपके सीमा की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से कंपनी अपना सेना उस राज्य में रख देती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे और सेना इसके लिए भारतीय शासक से पैसे लेती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। मतलब कि सहायक संधि एक तरह से राजाओं पर थोपकर उनके रियासतों पर कब्जा कर लिया जाता था। उसके बाद समय आया सीधी लड़ाई का। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद, इस तरह एक से एक क्षेत्र जीतने के बाद अंग्रेजों के पास कुछ ज्यादा शक्ति हो गई। तो उस शक्तियों को अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। हैदर अली 1761 से 1782, इतने समय तक उन्होंने शासन किया था मैसूर राज्य पर। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासन किया था। तो इनकी जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट मतलब केरल साइड वाला तट, तो यह मैसूर के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सरदारों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए, जो कि ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी थे। फ्रांसीसी व्यापारी ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी थे और उनसे अपना व्यापारिक संबंध घनिष्ठ कर लिया। ब्रिटेन वासियों से कोई भी संबंध नहीं रखा और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया।
सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। वोडियार राजवंश को जब शासन दिया गया तो उनके साथ सहायक संधि भी की गई। अब मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठे की ताकत को भी काबू करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया। 1761 में जब वो हार गए तो मराठे ऐसा सोचते थे कि पूरे देश पर उनका आधिपत्य होगा, लेकिन जब वो अंग्रेजों से हार गए 1761 में अहमद शाह अब्दाली से, तो उसके बाद उनका सपना चूर-चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत, जो लगभग प्रधानमंत्री के समतुल्य उसका पद होता था, एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के एक साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो इस प्रकार कंपनी ने भारत में अपना पैर फंसाना शुरू किया और व्यापार से अपना साम्राज्य फैला लिया। अब यहाँ इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। दूसरा है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो चलिए अब इनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो इसका उत्तर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर अपने लिए सेना रखने का खर्च सौंप दिया। कंपनी ने यह सेना उनकी सहायता के नाम पर रखी थी और जब भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनकी पूरी रियासत या कुछ भाग अपने कब्जे में ले लेती थी। प्रश्न 2 है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे। तो इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो इसका उत्तर है कि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से अंग्रेजी कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए और मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 जंग हुई। इस तरह आखिरी जंग श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए। उसके बाद प्रश्न 3 है कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, यह संघ किस प्रकार से शासक था। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। यह सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। और प्रश्न 4 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया।
तो बच्चों यह थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।